Hello friends, I am CA Praveen Golchar, Director and Faculty of Excel Education Institute रायपुर। आज हमारे सामने हैं आदित्य अग्रवाल, जो बोलते हैं ना कि थ्योरी सब्जेक्ट जो इंटरमीडिएट में होते हैं, चाहे वो लॉ है, ऑडिट है, जो भी थ्योरी सब्जेक्ट है, उसमें मार्क्स स्कोर करना बड़ा मुश्किल वाला काम है। ले दे के पास भी हो जाए तो बड़ी बात है, लेकिन आदित्य ने ये जो बात है उसको बिल्कुल झुठला दिया है। आदित्य ने इंटर लॉ में 83 मार्क्स स्कोर किए हैं। जी हाँ, प्रैक्टिकल में भी 83 मार्क्स अच्छे माने जाते हैं, तो थ्योरी सब्जेक्ट में 83 मार्क्स स्कोर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आइए आदित्य से हम टिप्स लेते हैं। तो ये जो टिप्स हैं, जो इंटरमीडिएट के नए बच्चे हैं उनके लिए बड़े काम का है, जो मई को टारगेट करने वाले हैं, और जो पीएल अभी जो नवंबर का जो दिसंबर का जो एग्जाम देने वाले हैं उनके भी बड़े काम का है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं आदित्य से कि आखिर उसने कैसे स्कोर किया। आदित्य, सबसे पहले ये बताओ बेटा ऑनेस्टली कि आपको ये यकीन था कि आपको लॉ में 83 मार्क्स आएंगे पेपर देने के बाद? सर पेपर देने के बाद सर होप था कि 80 प्लस स्कोर हो जाना चाहिए, क्योंकि पेपर अटेम्प्ट मैंने पूरा किया था 100 मार्क्स का, तो उम्मीद था, तो उसी हिसाब से आया सर मार्क्स। अच्छा, मतलब एक्सपेक्टेड था, ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ मिल गया, कुछ किस्मत का साथ हो गया, ऐसी कोई बात नहीं थी? नो सर। ओके ओके। अच्छा आदित्य, ये बताओ, जैसे जो लॉ का पेपर होता है उसमें 30% ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और 70% सब्जेक्टिव रहता है। तो जो ऑब्जेक्टिव का 30% आता है पेपर, तो उसको आपने कुछ अलग से प्रिपेयर किया, और आपको क्या लगता है ऑब्जेक्टिव के 30 मार्क्स में आपने कितना स्कोर किया होगा? सर जो आपके जो नोट्स थे सर, उसी को मैंने थॉरोली स्टडी किया था, दोनों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए। तो उसी में से जैसे आपने जो कंसेप्ट पढ़ाया था वो इम्पोर्टेंट है, तो उसी में से एमसीक्यू आसानी से बन गए। तो एमसीक्यू में भी मैंने ऑलमोस्ट मतलब कि लगभग पूरे 30 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, तो उसमें मेरे को एक्सपेक्टेड है कि 25 प्लस मिल गया होगा। ओके ओके। मतलब एमसीक्यूज के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन, कोई ऐसा सच कोई जरूरत तो नहीं होती? नो सर, ऐसा जरूरत नहीं होती है, बट मैंने बस वो जो आईसीआई का जो न्यू एमसीक्यू बुकलेट लॉन्च हुआ किया था, उसको एक बार मैंने सॉल्व कर लिया था, और बाकी मैंने ऐसा अलग से कोई रेफर नहीं किया था। जो वो जो आपके जो एक्सेल के जो नोट्स थे, और उसी को मैंने अच्छे से रीड किया, तो उसी के बेसिस पे एमसीक्यू अटेम्प्ट किए थे। ओके ओके ओके। और आदित्य, जो सब्जेक्टिव आता है 70%, तो उसमें आईसीआई कुछ ऑप्शंस भी देते हैं, पेपर में इंटरनल चॉइसेस रहते हैं, तो उसका बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है? उसका बेनिफिट उठाया आपने? सर जब मैं वो स्टार्टिंग में जो 15 मिनट्स टाइम मिला, तभी मैंने वाउच कर लिए सारे क्वेश्चंस। तो मैंने उसी टाइम पे डिसाइड कर लिया कि कौन कौन से क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं, तो उस हिसाब से मैंने कैटेगराइज कर दिया कि ये क्वेश्चन मैं पहले करूंगा, ये क्वेश्चन मैं बाद में करूंगा। तो सर वो एक ऑप्शन तो रहता है आपके पास, एक सेफ हैंड रहता है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, तो आप उसको छोड़ सकते हो। ओके, मतलब एक बात मेरे को अपीलिंग लगी, जो 15 मिनट्स का जो टाइम होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है आदित्य। यस सर, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि सर उसी टाइम पे अगर आपने क्वेश्चंस अच्छे से सेलेक्ट कर लिए कि कौन से आपको बनाने हैं और कौन से क्वेश्चन है जो आपको छोड़ना है, तो आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। पहले डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन के हिसाब से मुझे जाना है, पहले कौन सा बनाना है, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर आपको जिस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस है, आपको क्वेश्चन एक बार लिख लेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आते जाएगा बाकी पेपर में। ओके, मतलब आपने नंबरिंग कर ली थी। यस सर। अच्छा आदित्य, एक बात बताइए, क्या ऐसा कुछ जरूरी है क्या कि जो क्वेश्चन 1 है उसको पहले अटेम्प्ट करना, फिर 2 को, 3 को, या जो सबसे पहले, जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आप दे सकते हैं आंसर, उसको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए? सर मैंने तो वो ऑर्डर क्वेश्चन पेपर का ऑर्डर फॉलो नहीं किया था। जो क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छे से आता था, मैंने उससे स्टार्ट किया। तो लिखने के बाद सर कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे चल जाता है कि हाँ, ये क्वेश्चन में से बनते जा रहे हैं, तो मैं इसको पहले बनाते जाऊँ। तो एक सिक्योरिटी हो जाता है सर। जैसे 40 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने के बाद यस कि 40 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो गया, उसका 60 का अटेम्प्ट हो गया है, तो सर उसके बाद एक अश्योरेंस मिल जाता है कि हाँ, मैं फेल तो नहीं होंगे। उसके बाद आप आगे जितना अटेम्प्ट कर सकते हो उतना कर लेंगे। तो ऐसा कुछ मैंने सीक्वेंस फॉलो नहीं किया था। मैंने जो अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से जो मुझे अच्छे से बनता है, मैंने उस हिसाब से पेपर बनाया। बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी थी आदित्य। हम भी क्लास में भी ये बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि सीक्वेंस से फॉलो करो। आपको जो सबसे अच्छा आंसर आता है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए। इससे फायदा ये मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और 40-50 नंबर अगर अपने बन जाते हैं ना, तो अपने आप को बड़ा सेफ फील करते हैं अपन, और बाद का जो पेपर होता है ना, फ्लो फ्लो में अपने आप बनते चले जाता है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। अच्छा, एक बात बताइए आदित्य, कई लोग को ये डाउट होता है कि क्या 2-3 क्वेश्चन में एक साथ आपके ऊपर फायर कर रहा हूं, आप आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि क्या सेक्शन नंबर को याद करना जरूरी है क्या? सेकंड नंबर, क्या पेनाल्टीज को याद करना जरूरी है क्या? और तीसरा, क्या लॉ को रटना जरूरी है क्या? क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी, बताइए आदित्य।
सेक्शन नंबर तो ऐसा था कि जैसे आपने पढ़ाया था तो हिसाब से क्लास में सेक्शन नंबर मोस्टली याद हो गए थे। सारे मेन सेक्शंस थे वो मोस्टली क्लास में याद हो गए थे सेक्शन नंबर। और ओके। पेनाल्टीज का सर जो आपने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था कि ये पेनाल्टीज इंपॉर्टेंट है, या फिर लविश सर ने जो पेनाल्टीज इंपॉर्टेंट मार्क कराई थी तो उसको मैंने ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर किया था। बाकी को मैंने मतलब कि ऐसे बस ओवरऑल बाउच टाइप का किया था। और सर उसकी एक और क्वेश्चन आपने क्या पूछा था? जो लॉ है, क्या लॉ को रटना जरूरी है क्या, कि पूरा का पूरा रटना, या फिर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं? सर मोस्टली जो कंटेंट आपकी बुक में है वो ऐसा है कि लॉ का वो काफी अच्छा वर्जन है, वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पड़ता है वो पढ़ने के लिए, तो वो इजिली याद मेमोराइज हो जाता है। तो आईसीए का जो स्टडी मैट है उसमें मतलब उसकी लैंग्वेज काफी ज्यादा हार्ड है, लेकिन आपकी जो नोट्स थे वो मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम लोग लॉ की लैंग्वेज में लिख रहे हैं, लेकिन हम लोग को आसानी से वो याद हो जाता था। हाँ। मैं थोड़ा व्यूअर्स को बता दूं, देखिए हम लोग का जो स्ट्रेटेजी रहती है क्लास में वो रहता है कि सेक्शन नंबर अगर कोई अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देके बैठेंगे, सेक्शन नंबर याद हो जाता है। और जो बोलते हैं ना कि लॉ को याद नहीं कर सकते अपनी लैंग्वेज में, तो हमारे नोट्स ऐसे हैं कि लॉ की लैंग्वेज बाय हार्ट अपने आप याद हो जाती है, जैसे कि आदित्य बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर बात है कि लॉ को एज इट इज अगर आपको याद नहीं भी कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी लैंग्वेज में लिखिए, लेकिन लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, सदी हुई होनी चाहिए, क्योंकि तभी आपको मार्क्स इस तरीके के, अगर आप 80+ का स्कोर करना चाहते हैं तो लैंग्वेज पे कमांड तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आदित्य एक बात बताओ, जैसे अभी जो नए बच्चे ज्वाइन किए हैं, तो अभी उनकी क्लासेस जस्ट स्टार्ट हुई है, तो क्लासेस के दौरान आपको किस तरीके से लॉ की तैयारी रहनी चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या टिप्स देना चाहेंगे नए बच्चों को? सर तो जैसे क्लासेस चल रही है तो कोई बैकलॉग नहीं रहना चाहिए, डेली का जो भी क्लास अपन कर रहे हैं डेली का वो ले ले। उसके बाद डेली रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक बार पढ़ने के बाद जब एक बार रिवाइज करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ वो मुझे याद हो गया है। उसके बाद एक बार दोबारा जब भी आप मतलब कि जब आपके पास कुछ ऐसा टाइम मतलब कि खाली आपके पास, जैसे मैं क्या करता था, जैसे मैं मतलब बाथरूम में हूँ, मैं जैसे आंख बंद करके एक बार रिकॉल करने की कोशिश करता कि हाँ कल मैंने क्या 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 पढ़ा, मेरे को याद आ रहा है कि नहीं। तो उससे सर एक बार क्या होता है कि याद आ जाता है कि हाँ ये पढ़ा है तो मुझे ये याद है। तो सर ये इंपॉर्टेंट है कि डेली का क्लास डेली ले और डेली रिवाइज करे, वो ये दोनों चीज सर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही है बेटा, कि और एक फायदा क्या होता है, आप डेली का डेली टारगेट अचीव करोगे ना, तो कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट निकलता है, आपको ज्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्लास में हो। तो हो सकता है कि 15-20 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता, 15-20 मिनट में आप करीब 1.5 घंटे के लेक्चर को रिवाइज कर सकते हैं। और कॉन्फिडेंस जो आता है वो अलग, अगले दिन जब टीचर पूछता है और जो अपन आंसर देते हैं तो अलग ही उसका लेवल आता है, अपने को जो आता है उसका एक अलग एक होता है ना, ग्लो आता है मन में, कि कॉन्फिडेंस आता है कि यार अपने को पूरा लॉ याद हो रहा है। तो बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। अच्छा एक बात बताइए, आपने कौन सा मटेरियल को रेफर किया था अपनी तैयारी के लिए? सर जब मैंने पहली बार प्रिपेयर किया तो जो एक्सेल का नोट्स थे उसी का पढ़ा, तो फिर मैंने बाद में नोट्स चेंज नहीं किए, क्योंकि सर बोलते हैं कि इट्स बेटर टू रीड वन बुक 5 टाइम्स देन टू रीड 5 बुक्स 1 टाइम। तो जब आप एक ही बुक को बार बार पढ़ते हैं तो एक आपकी पिक्चर मेमोरी क्रिएट हो जाती है, आपको याद आ जाता है कि हाँ इस पॉइंट पे आज इस पॉइंट था। तो कई बार ऐसा होता है कि हमको पॉइंट्स याद नहीं होते, लेकिन ऐसा याद आ जाता है कि इस पॉइंट से रिलेटेड कुछ ऐसा पॉइंट था, तो वो क्लिक कर जाता है। तो मैंने थॉरली बस उसी को नोट से मैंने रिवाइज किया था, जो भी एक्सेल के नोट्स थे मैंने पढ़े थे, क्योंकि उसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लिए थे, जो भी मेरे को अपना साइड नोट बनाना था वो बना लिया था। तो मैंने उसी को थॉरली पढ़ा। ओके, मतलब आपको लगता है कि यहाँ की मटेरियल सफिशिएंट है? यस सर, काफी सफिशियंट है। ओके। अच्छा आदित्य ये बताओ कि नॉर्मली एक बच्चों को मन में आता है कि आंसर कैसे प्रेजेंट किया जाए ताकि हमको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले, और आपने 83 मार्क्स स्कोर किया है, तो कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंटेशन, जो लॉ को लिखने का जो तरीका होता है, आंसर को प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, वो भी बहुत जबरदस्त रहा होगा। तो कैसे आपने आंसर को प्रेजेंट किया एग्जाम्स में, बताएंगे? सर तो प्रेजेंटेशन तो मोस्टली वही था जो आपने बताया था, स्टार्टिंग के क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया था कि लॉ में आंसर्स ऐसे प्रेजेंट करने। सबसे पहले अब हम ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस सेक्शन, उसका सेक्शन का हेडिंग। उसके बाद हम लोग वो सेक्शन क्या बोलता है, और उसके बाद कोई केस लॉ है उसका फैक्ट्स प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे, जो आपने वे बताया था। तो मैंने जब भी मैं लॉ के लिए आंसर प्रैक्टिस करता था तो मैं उसी फॉर्मेट में लिखता था, तो लिखते लिखते वही फॉर्मेट की हैबिट हो गई, मैंने एग्जाम में भी उसी फॉर्मेट को अप्लाई किया था। क्या बात है बेटा, क्या बात है, बहुत बड़े। अच्छा आदित्य एक बात बताओ, लॉ में जैसे राइटिंग प्रैक्टिस की जो आप बात करें ना, तो क्या आपने को डेली बेसिस पे 1-2 आंसर लिखना चाहिए, मतलब क्या आपने जब क्लासेस आप लगा रहे थे तो क्या आपने स्ट्रेटेजी फॉलो किया था इसके लिए, प्रैक्टिस के लिए? सर तो स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि जैसे जो भी आप बताते थे तो
डेली मतलब कि एक दो आंसर लिखने मैं ट्राई करता था कि एक आंसर में कम से कम लिख के देखूं। तो सर कुछ टाइम बाद वो ऐसा हो जाता था कि वो एक फ्लो आ जाता था, तो वो एक दिन का, फिर वो 3 दिन, फिर वो एक हफ्ता में भी फिर वो फ्लो बना रहता था। तो स्टार्टिंग में अब जब अपन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे कि लॉ का आंसर्स ऐसे लिखने हैं, और तो वो एक फ्लो बनता रहेगा, एक कंटिन्यूटी रहती है, तो उसके बाद फिर डेली लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद फिर एग्जाम टाइम हम जब पीएल में, मैंने एग्जाम टाइम जब पीएल था तब मैंने फिर डेली मतलब कि जब मैं लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने डेली एक दो आंसर लिखने की प्रैक्टिस की थी। ओके, मतलब हम ये बोल सकते हैं जब आपकी क्लासेस चलते रहती तो कम से कम एक क्वेश्चन 5 मिनट 7 मिनट का बच्चे को, स्टूडेंट को लिखने की प्रैक्टिस करना चाहिए यस शुरुआत सर। में, जब तक फ्लो नहीं आ जाता। यस सर, तब तक फ्लो नहीं आता तब तक सर प्रैक्टिस करने रहनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि हाँ अब में से आंसर लिखते बन रहा है। अच्छा आदित्य, आपने पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था या कुछ छूट गए थे? यस सर, अटेम्प्ट मैंने पूरा 100 मार्क्स का किया था। पूरा 100 मार्क्स का? यस सर। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आपको पूरे क्वेश्चन आ रहे थे वही लिखे, मतलब पूरे बन रहे थे, या जो थोड़े बहुत नहीं भी बन रहे थे उसको अटेम्प्ट किया आपने? सर क्वेश्चन में सर मैंने अटेम्प्ट सारे किए थे। कुछ क्वेश्चंस में मुझे ऐसा डाउट हो रहा था कि इसमें आंसर ये होगा कि वो होगा, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं कुछ भी। मैंने उसमें जो मेरे को अपने नॉलेज के हिसाब से जो मेरे को सही लगा मैंने वो लिख के आया था। बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी आपने फॉलो किया है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि पेपर छोड़ के मत आना, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है। और अगर आप छोड़ के आओगे तो स्वच्छता पे ना मार्क्स थोड़ी मिलेंगे आपको। आपको मार्क्स कम मिलते हैं अगर आप थोड़ा भी गलत भी लिख के आओगे ना, थोड़ा सही है थोड़ा गलत, तो भी भैया 5 में से 2 से 3 नंबर आपको मिल सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने क्लासेस प्रॉपर तरीके से लगाई है तो चीजें याद आती है, एकदम ब्लैंक अपन कुछ भी नहीं रहते। तो ये आपकी बहुत कहीं ना कहीं ये भी बहुत आपको हेल्प किया होगा 83 मार्क्स को स्कोर करने में, कि आपने 100% अटेम्प्ट किया। अच्छा आदित्य, जब तैयारी आप कर रहे थे तो उस समय आपने पूरा 100% कवरेज किया लॉ का, या आप सेलेक्टिव स्टडी किए, कुछ चैप्टर्स को छोड़े, क्या तरीका क्या था आपका? सर तो जब ऐसा था कि जब क्लासेस चल रही थी तब तो मैंने कि पूरे ही प्रिपेयर करवाए थे, तो उस टाइम पे पूरा प्रिपेयर करवाते जाते थे। लेकिन उस टाइम पे जैसे आप बताते थे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट अच्छे से करना है, तो वो मैंने मार्क डाउन कर लिए थे। पीएल में जब मैंने फिर स्टार्ट किया मैंने डिवाइड कर लिया कि मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ये हैं, उनमें ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने सबसे पहले उसको कवर किया। फिर जो एबीसी एनालिसिस बोलते हैं वो मैंने पहले से कर लिया था, मैंने पहले से प्लानिंग कर ली कि मेरे को ये चैप्टर्स पहले करने हैं, फिर ये करने, फिर ये करने, छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी वाइज पे कि ये चैप्टर्स पहले फिनिश होने ही चाहिए। तो पहले उनको फिनिश किया, फिर सेकंड बी सेट पे गया, फिर सी सेट पे गया। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ चीज छोड़ दिया, लेकिन एक प्रायोरिटी सेट करने के हिसाब से मैंने वो प्रिपेयर किया था। क्या बात है बेटा, ऐसे ही 83 मार्क्स नहीं आते। कहीं ना कहीं जो स्मार्ट स्टडी है, आपने जो टिप्स यूज किए बहुत ही बेहतरीन। मतलब आपको कवर पूरा करना है, लेकिन प्रायोरिटी फिक्स करना चाहिए कि सबसे पहले क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है। तो उसके लिए हम लोग ने यूट्यूब में वीडियो भी डाल के रखा है कि आपके प्लानिंग का तरीका क्या होना चाहिए। लॉ में पहले कौन से चैप्टर्स करने, फिर कौन से और फिर कौन से, लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं चाहिए। आईसीआई का कोई भरोसा नहीं है, कोई ईमान धर्म नहीं है, कभी कम इंपॉर्टेंट से ज्यादा पूछ लेते हैं। तो आप पूरा पढ़िए, तो सबसे बेस्ट और सेफ तरीका होता है। अच्छा एक बात बताओ आदित्य कि जब क्लासेस चलती है तो हम लोग वीकली टेस्ट लेते हैं, तो वीकली टेस्ट में आपने कितनी शिद्दत से दिया और उसका आपको लगता है कुछ फायदा मिला आपको? सर ऐसा था कि स्टार्टिंग के जो 4-5 महीने थे उस टाइम पे मैंने वीकली टेस्ट पूरे टाइम पे टाइम दिए थे। लेकिन बाद में थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं जैसे एकदम टाइम पे नहीं दे पाता था, अगर जैसे जिस दिन होता था। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता था कि मैं उसको लेके एक बार सॉल्व करने बैठूं, और जो आंसर सप्लाई होता है उससे फिर मैं मैच करता था कि कैसा। सर वीकली टेस्ट का इंपॉर्टेंस ये कि सर जैसे अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ रहा है वो आपसे बन रहा है, तो फिर आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ अगर मैं अभी बना पा रहा हूँ तो मैं एग्जाम में भी बना पाऊंगा। तो सर उसका बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि वीकली टेस्ट के कारण क्या होता है कि आपका पूरा टॉपिक जो भी आने वाला है वो एक बार अच्छे से पूरा थॉरो प्रिपेयर हो जाता है, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलता है। करेक्ट करेक्ट। और हम लोग जो पेपर से तो कॉपीज चेक करके भी देते, तो आपका एक इवैल्यूएशन होता है, तो उससे भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, पता चलता है नहीं इसकी और तैयारी करनी है थोड़ी अपने को। और इस बारे एक रिवीजन भी हो जाता है मेरे ख्याल से आदित्य आप लोग का, वीकली ये टेस्ट सर के बारे। कॉपीज आती है तो उसमें फिर पता चल जाता है कि यहाँ पर गलती है, मेरे को इस एरिया में इम्प्रूव करना है। करेक्ट करेक्ट। अच्छा आदित्य, जो प्रिपरेशन लीव आपको मिलती है, तो पीएल में लॉ को एक क्वेश्चन आता है मन में कि आखिर कितनी बार रिवाइज करें, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, मतलब कितनी बार रिवीजन किया आपने शुरू से लेके अप टू द डेट ऑफ एग्जाम्स, कितने रिवीजन हुए? सर ऐसा था कि मैंने सबसे पहले तो एक बार पूरा थॉरो रिवीजन किया था। उस टाइम पे मैंने करते गया कि मेरे को ये दोबारा तो रिपीट करना ही है, अच्छे से रिवाइज एक बार और करना ही है। तो उस टाइम पे मैंने उसको पहले सबसे पहले उसको रिवाइज किया। मतलब कि मैंने 3 रिवीजन मोस्टली किए थे। पहले मैंने सबसे पहले क्या किया कि
एक बार पूरा रिवीजन किया, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और दोबारा से एक बार और रिवाइज किया। एग्जाम से पहले मैं एक बार पूरा रिवाइज करने की कोशिश की थी, लेकिन हो नहीं पाया। तो ऐसा हुआ कि मैंने वाउच कर लिया कि हाँ ये टॉपिक है, इसके अंदर ये कंटेंट है, तो उससे एक बार क्या रहता है कि हाँ याद रहता है कि मैंने ऐसा कुछ देखा था, एग्जाम में आया तो मैं लिख सकता हूँ। ओके, मतलब पीएल में आपने 2 बार लॉ को रिवाइज किया? यस सर। ओके। और आदित्य, जो एग्जाम का दिन रहता है ना, उसमें अपने को करीब 1 दिन का गैप मिलता है, लगभग पढ़ने के लिए 25-26 घंटे मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो उस समय की क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी? तो सर ऐसा था कि मैंने ना एग्जाम से पहले थोड़ा सा टारगेट सेट कर दिया था कि मेरे को जब मैं अकाउंट्स का पेपर देके आऊंगा तो मेरे को रात को ये टॉपिक्स फिनिश कर देने हैं। तो मैंने वो टॉपिक्स पहले फिनिश कर दिए, तो शाम को जब मैं दूसरे दिन बैठूंगा तो मेरे को नून तक ये टॉपिक्स फिनिश करके रखने हैं, और रात तक ये टॉपिक्स फिनिश करने। बाकी एक चैप्टर मतलब कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैंने नेक्स्ट डे के लिए बचा दिया था। मैंने उस हिसाब से पहले से प्लानिंग कर ली थी कि जब एग्जाम के लिए एक दिन बचेगा तो मैंने क्या क्या चैप्टर्स किस ऑर्डर में पढ़ूंगा। मैंने उस हिसाब से फिर एक दिन पहले पढ़ाई की थी। ओके ओके, मतलब ये भी आपने पीएल में प्लान कर लिया था कि एग्जाम के दिन मेरे को कौन से कब क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने? यस सर, वो पहले से मैंने टारगेट सेट कर दिया था कि ये मेरे को पढ़ने, ये मेरे को इस टाइम तक कवर करने ही है। ओके। अच्छा आदित्य, कई लोग का क्या मैंने देखा है यहाँ पे कि वो उनको आता सब है, लेकिन वो लिख नहीं पाते। लिख नहीं पाते मतलब ये हो गया, प्रेजेंट भी करना आता है लेकिन स्पीड कम रहती है। तो ऐसे कोई आपने डिफिकल्टी फेस की है, या आप बताना चाहोगे कि स्पीड बढ़ाई कैसे आती है? कुछ टिप्स देंगे इसके बारे में? सर इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि सर राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब जितना ज्यादा लिखते जाएंगे उतना ज्यादा वो स्पीड आएगी, क्योंकि ऐसा लगता है जब अपन पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ याद हो रहा है, मैं लिख लूंगा। लेकिन सर जब मैंने जैसे भी मॉक में लिखने बैठा तो सर उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरे थोड़े क्वेश्चन छूट गए थे। तो हाँ मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को थोड़ा और राइटिंग प्रैक्टिस करके मेरे को अपनी स्पीड और इम्प्रूव करनी है। सर जितना लिखते जाएंगे जितना ज्यादा उतना ज्यादा स्पीड आते जाएगी, तो उतना ज्यादा हम पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ओके। आपने मॉक टेस्ट दिया था आदित्य? यस सर, मैंने मॉक टेस्ट घर पे अटेम्प्ट किया था। ओके, और उसका बेनिफिट मिला मॉक टेस्ट का? यस सर, मॉक टेस्ट से सर ऐसा मतलब कि प्री वैल्यूएशन अच्छे से पता चल गया कि अभी हम किस पोजीशन पे स्टैंड करते हैं। तो सर उस हिसाब से फिर आगे का स्ट्रैटेजी मैंने बना लिया कि मतलब कि वैसे मतलब कि लॉ में मेरे को आता था, जैसे मॉक टेस्ट जब मैं दे रहा था मेरे को आता था, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन छूट गया। तो मेरे को ऐसा पता चल गया कि मेरे को अपनी स्पीड इंप्रूव करनी है, तो उसके लिए मेरे को प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी। ओके, मैं जरूर से जितने भी व्यूअर्स है देख रहे हैं उनको सबको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप मिनिमम एक मॉक टेस्ट कंपलसरी दीजिएगा, कंपलसरी। क्योंकि 3 घंटे का जो पेपर है वो 3 घंटे में पूरे पेपर का मतलब पूरे सब्जेक्ट को कंपाइल करके लिखना, तो वो आपको एक प्रैक्टिस करना कंपलसरी है। भले आप 2 दे सके तो और अच्छा, लेकिन अगर आप 2 नहीं दे पा रहे तो कम से कम हर स्टूडेंट को एक मॉक टेस्ट जरूर 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 देना चाहिए, ताकि आपको 3 घंटे का पता तो चले कि आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। आप थोड़ा सा और, जब एग्जाम में जा रहे हैं ना, तो उसके पहले अपने को पता रहना चाहिए कि मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। उस हिसाब से भी आप प्लानिंग कर सकते हो सकता है कि आपकी स्पीड कम है, तो आप ये माइंडसेट बना सकते हैं कि मेरी स्पीड कम है, मैं पूरा तो अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना अटेम्प्ट करूंगा सॉलिड करूंगा। तो कम से कम अगर आप 80 मार्क्स का भी अटेंड करते तो आप 60+ स्कोर कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी स्पीड का लेवल क्या है। तो उस केस में क्या होगा, एग्जाम में आप हड़बड़ा जाएंगे, और हड़बड़ाएंगे तो फिर आपके मार्क्स अपने आप कम हो जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है बेटा, एग्जाम में माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मॉक टेस्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल सही है। और आ, ये भी मैंने आपको पूछ लिया कि जब अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपने क्या बोला, अटेम्प्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल सही है, मैं भी इससे एकदम जो सहमत भी हूं। आपको क्वेश्चन के बेसिस पे आपको लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, या जो आपने भी पढ़ा है, जो भी आपको फीलिंग आ रहा है कि मेरे को इस क्वेश्चन में ये लिखना चाहिए, तो वो लिख देना चाहिए। कभी भी क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ के नहीं आना चाहिए। करेक्ट 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 करेक्ट। जितने भी टॉपर है सब यही बोलते हैं कि हमने पूरा अटेम्प्ट किया। क्योंकि 100 में से 83 मार्क्स स्कोर करना, देखो प्रैक्टिकल और थ्योरी में क्या फर्क होता है? क्यों थ्योरी में थोड़ा सा मार्क्स आने कम हो जाते हैं, मतलब मार्क्स इतने अच्छे क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि प्रैक्टिकल्स में आपको याद नहीं करना है, बस आप प्रैक्टिस करके चले गए, उसको रिवाइज करना इजी रहता है। लेकिन थ्योरी में आपको पूरी चीजों को, पूरे कंटेंट को दिमाग में रखना होता है, जो कि बहुत बल्कि होता है। तो इसलिए थोड़ा सा स्कोर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एमसीक्यू का भी बहुत बड़ा रोल है। मतलब बिल्कुल आप अगर जितने भी आदित्य ने स्ट्रेटेजीज फॉलो की, अगर आप उसको नोट डाउन कीजिएगा, जो जो पॉइंट आपको अपील करें उसको नोट डाउन कीजिएगा। नहीं तो हम केवल सुन के रखते हैं तो बिल्कुल फायदा नहीं मिलेगा आप लोग को। और
ये जो वीडियो है आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनको आपको लगता है कि उसको शेयर करना चाहिए तो जरूर शेयर कीजिएगा। आदित्य भाई, अब मेरे को ना कुछ और जो भी आपको लगता है कि कुछ और टिप्स मेरे को देना चाहिए ताकि लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, बताइए बेटा। सर एक चीज मैंने ये जो फॉलो की थी, मैंने क्या किया, 8-10 शीट पे मैंने अलग अलग प्रोविजंस, जो जैसे ओपीसी के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस है पूरे लॉ में, उसको मैंने एक जगह एक ओपीसी का शीट बना के उसके लिए नोट डाउन कर लिए। मॉनेटरी लिमिट्स जो है उसको सब एक जगह नोट डाउन कर लिया। टाइम लिमिट्स जो है या प्राइवेट कंपनी के लिए कुछ स्पेशल है, तो ऐसे मैंने शीट्स बना बना के उसमें अलग अलग जो भी चैप्टर्स में प्रोविजन है उसको मैंने एक साथ कंपाइल कर लिए। तो ऐसा हुआ कि जैसे एग्जाम के जब मैं एग्जाम देने जा रहा था तो उसको भी मैंने एक बार अच्छे से पूरा वाउच कर लिया, तो वो हाँ मेमोरी में, वो दिमाग में रहता है कि हाँ ये एक साथ आ रहा है, तो वो एक जगह कंपाइल रहने से सर आपको बहुत हेल्प हो जाता है वो चीज। बहुत बढ़िया, मतलब जहां जहां कंफ्यूजन हो रहे हैं कम से कम वो चीजों को जरूर से कंपाइल करो, उसके ऊपर रोने के बजाय कि मेरे से हो नहीं रहा है, आपने मेहनत कर डाली, जो जो चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज करी थी उसको आपने एक जगह पे लिख दिया। बिल्कुल सही बेटा, बहुत बढ़िया। और कोई स्पेशल टिप जो आप देना चाहेंगे? सर बस यही है सर, क्योंकि जब पढ़ा रहे हैं सर तो सर कंसेप्ट पे स्पेशल ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर कंसेप्ट आपको समझ में आता है तो आप कोई भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आप बना लेंगे। क्योंकि तो पढ़ने के लिए ऐसा है कि सर आप पढ़ पढ़ के उसको याद कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो फिर वो आपसे अटेम्प्ट नहीं होगा। तो पढ़ाते टाइम जब कंसेप्ट समझा रहे हैं तो उस टाइम पे बहुत स्पेशल इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ओके, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कॉन्सेप्ट, फिर हो गया लॉ को लर्न करना, है ना, फिर सेक्शन नंबर पेनल्टी वगैरह तो ठीक है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। और कम से कम पूरी पेनल्टीज वगैरह को याद करने के बजाय जो स्पेशल पेनल्टीज है जो भी टीचर्स बोलते हैं उनको याद कर लेना चाहिए। तो मेरे को लगता है, उम्मीद है आदित्य की आपने जो इंटरव्यू दिया और बड़े खुले दिल से और बहुत अच्छी तरीके से आपने हर चीजें क्लियर की है, तो जितने भी लोग देख रहे हैं उनको जरूर से फायदा मिलेगा। और अगर ये वीडियो पसंद आता है, आपको कोई हेल्पफुल टिप्स मिलती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जरूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू।